नमस्कार दोस्तों, आरो यारो के रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के लगभग सारे विषय हमने कवर कर लिए हैं। आपको पता है कि नहीं? चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, देखिए कितने सारे विषय हमने कवर कर लिए हैं। एग्ज़ाम बहुत करीब है, समय ज़्यादा नहीं है। जीएस के लिए सबसे ज़्यादा इस समय आप इन्हीं तथ्यों पर ध्यान दीजिए। मैंने बार बार बताया है कि तथ्य क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। आज की वीडियो में हम जीव विज्ञान कवर करेंगे, एक ही वीडियो में सारे महत्वपूर्ण तथ्य। आपको पता है ना, यूपी पीसीएस में जितने भी अलग अलग एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन एग्ज़ाम्स में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य घुमा फिरा कर बार बार पूछे जा रहे हैं, यह उन्हीं का कलेक्शन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जल्दी से इनको तैयार करना है। तो आपको पता है कि टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ इसकी पीडीएफ नोट भी आपको मिल रही है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन करेंगे तो पहले की टेस्ट आपको मिल जाएगी, पीडीएफ नोट मिल जाएगी। जल्दी से आप उसको भी तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे, आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, एक वीडियो ओपन होगी, आप सब कुछ जान जाएंगे। एक लिंक और आपको मिलेगा जिसमें यूपीएससी और यूपी पीसीएस की पीडीएफ नोट की जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो नोट भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आर की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैनल पर आर के लिए एक रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है और इस रिवीजन सीरीज में जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जितने महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी को टॉपिक वाइज वन लाइनर फैक्ट में कवर किया जा रहा है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अब तक पूछे गए सभी विषयों के सभी चैप्टर्स के वन लाइनर फॉर्मेट क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कवर किए गए हैं। और इस सीरीज में आज हम विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर जीव विज्ञान को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो जीव विज्ञान का पहला टॉपिक हमने लिया है मानव विज्ञान, मानव शरीर। कौन सा? मानव शरीर। तो मानव शरीर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पहला तथ्य है कि शरीर की सतह से स्वेदन या पसीना बहने द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। यानी कि जो शरीर की सतह से वो पसीना निकलता है, उससे जो जल की हानि होती है शरीर में, वो किस बात पर निर्भर करता है? तो वातावरण एवं ताप की नमी पर निर्भर करता है। वातावरण के ताप कितना ज़्यादा होगा और नमी कैसी है, इस आधार पर तय होगा कि शरीर से कितना ज़्यादा पसीना निकलेगा और कितना ज़्यादा जल की हानि होगी। अगला है पित्त अम्ल एवं लाइपेज की उपस्थिति में होता है कि लिपिड्स का पाचन, जो लिपिड्स का पाचन होता है वो पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में होता है। आगे है दांत कार्बुरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहता है जिंक। जब कोई पेयजल पीते हैं, कोई भी चीज़ ड्रिंक पीते हैं और उसमें जिंक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो दांत होते हैं वो कार्बुरित हो जाते हैं। ठीक है, सवाल इसी प्रकार पूछे गए थे, बस ये वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कर लिए गए हैं। अगला है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क। मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है। एनेस्मिया, एनेस्मिया किसे कहते हैं? तो घ्राण संवेदना की कमी, यानी जो सूंघने की जो शक्ति होती है उसमें जो कमी आ जाती है तो उसे एनेस्मिया कहते हैं। ठीक है, आगे है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है किस गति से? उसी गति से जिस पर हृदय गति करता है। जिस गति से हृदय गति करेगा, स्पंदन करेगा, उसी गति से मानव की कलाई की जो नाड़ी है वो भी स्पंदन करती है। मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में जब कमी होती है तो क्या होता है? तो श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है? वो जो हीमोग्लोबिन होता है, वो रक्त होता है, वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? श्वसन की दर, हम तेजी जल्दी सांस लेने लगेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, एक गिलास पानी पीने पर कितनी ऊर्जा मिलती है? 0। पानी से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? बुलीमिया नामक रोग से। ठीक है, मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है। यानी कि अगर कोई हानिकारक विकिरण शरीर में पड़े तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आँख सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। और सबसे कम प्रभावित कौन सा होगा? मस्तिष्क।
क्योंकि मस्तिष्क एक बहुत ही मजबूत खोल के अंदर है, इसलिए वो सबसे कम प्रभावित होगा। ठीक है। कैमरा की फिल्म से तुलना की जा सकती है किसकी? जो कैमरे में जो फिल्म होती है उसकी तुलना हम अपने मानव शरीर में किससे कर सकते हैं? तो हम अपने आँख की रेटिना से उसकी तुलना कर सकते हैं। हमारी आँख की रेटिना बिल्कुल कैमरे के फिल्म की तरह काम करती है। ठीक है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग जब मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है उस पर जब सूजन आ जाती है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकार होती है? ईईजी से मस्तिष्क। आप जब एक होता है ईसीजी, ठीक है, हम ईसीजी क्यों कराया जाता है? जब हृदय संबंधी बीमारी होती है तो ईसीजी कराया जाता है, लेकिन जब मस्तिष्क संबंधी विकारों का पता लगाना होता है तो ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है, इसका मतलब ईईजी कराया जाता है। घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, तो घरेलू धूल में ऐसा कौन सा तत्व होता है जिससे दमा के रोगियों में और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है? वह धूल बरूथी। धूल में धूल बरूथी जो होती है वो दमा के रोगियों के लिए हानिकारक होती है। आगे, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% किस चीज़ से बना है? तो प्रोटीन से बना है। प्राणियों का 80% प्रोटीन से बना है। ठीक है, जो जीवित पदार्थ होता है वो 80% उसका प्रोटीन से बना है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो अधिकतम 120 और न्यूनतम 80 होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको हाई बीपी है, इससे कम है तो आपको लो बीपी है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। ठीक है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, और वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में ऐसा कौन सा जैव रूपांतरण है जो शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो जो एटीपी से एडीपी बनता है तो ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है क्या? टोकोफेराल। टोकोफेराल जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, ये एक विटामिन है। ठीक है। और बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिरंध्रता हेतु। अस्थिरंध्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। इसके लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है यूरिक अम्ल के जमाव कारण। जब किसी जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है तो उसे गठिया रोग कहते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने से शरीर में कौन सा प्रभाव पड़ता है? सबसे ज़्यादा गुर्दे पर प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा गुर्दे पर प्रभाव पड़ता है अगर लंबे समय तक आप उपवास रखेंगे। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है। क्यों? क्योंकि यह काम करता है HDL का। जो मानव हमारे शरीर में ट्रांस वसा होता है ये HDL का काम करता है, इसीलिए ये हानिकारक होता है। ठीक है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस की। ठीक है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है। इसका कारण क्या है? तो अतिसार किस वजह से होता है? रोटा वायरस की वजह से अतिसार होता है। एल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है। मतलब एल्कोहल हमारे शरीर में पॉइजनस ना हो इसके लिए हमारा कौन सा अंग कार्य करता है? एल्कोहल को परिष्कृत कौन करता है हमारे शरीर में? वो यकृत करता है, लीवर। तो इसीलिए लीवर खराब होता है ज़्यादा एल्कोहल पीने से, क्योंकि वही ये सब एल्कोहल को मतलब एक प्रकार से डाइजेस्ट करता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने दिन तक? 1 से 2 दिन तक। 1 से 2 दिन तक जो शुक्राणु होता है वो अपनी जनन क्षमता सुरक्षित रखता है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। अगर शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा भी कम हो जाएगी। ठीक है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी हैं? जबड़े की। सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती हैं। ये SA नोड्स नाम से जाना जाता है किसे? पेसमेकर। पेसमेकर कहाँ लगाया जाता है? हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है, उसे SA नोड्स नाम से भी जाना जाता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65% जल पाया जाता है एक वयस्क मानव शरीर में। अबिंदुकता बीमारी है, जो अबिंदुकता बीमारी है वो आँखों में होती है। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना पेशाब करता है? लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है, इसलिए कहा जाता है 8 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। 8 गिलास मतलब कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए एक मनुष्य को।
हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी, हमारी जो पेशियां हैं वो थक जाती हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, दौड़ने से। क्यों थक जाती हैं? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। जब पेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो पेशियां थक जाती हैं। परितृप्त एवं व्यास परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित है। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में। मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि प्यास लगी है, आपको कैसे पता लगेगा कि आप परितृप्त हो चुके हैं? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही ये बताता है, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस ये आपको जानकारी देता है। आगे है हृदय आराम कब करता है? तो जब दो धड़कनों के बीच में जो समय होता है ना, मिनी सेकंड का, तब उस समय हृदय आराम करता है। हृदय कभी आराम नहीं करता है। ठीक है। मानव शरीर का तापक्रम कैसा होता है? क्या जाड़ों में घटता है या गर्मियों में बढ़ता है? नहीं, न जाड़ों में घटता है न गर्मियों में बढ़ता है। मनुष्य एक समतापी प्राणी है। कृत्रिम हृदय कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जार्विक 7 नाम जो है वो एक कृत्रिम हृदय है। आगे लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है? आंखों की चिकित्सा में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा होगा दुकानों में, लेजर बीम द्वारा आंखों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेजर बीम के द्वारा। मानव शरीर में यूरिया कहाँ पे संश्लेषित होती है? तो लीवर में संश्लेषित होती है, यकृत में। मानव दंत जो केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है वो है कृंतक। और मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होता है क्या? अवर्णकता। अगर मेलानिन की त्वचा में कमी हो जाए तो हमें अवर्णकता हो जाता है। आगे है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है क्या? सोडियम की आवश्यकता नहीं है शरीर की अस्थि के निर्माण के लिए। कैल्शियम, फास्फोरस, फास्फोरस की मेन रूप से। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है क्या? सोडियम तथा पोटेशियम का। ठीक है। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है किसका? सोडियम और पोटेशियम का। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? वो कैल्शियम होता है। और त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार कौन है? वो है मेलानिन। ठीक है। और मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो वो है 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो पहला इसमें जो फैक्ट है वह है मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है वो कौन सी है? अग्नाशय। अग्नाशय एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। इस पर कई बार सवाल पूछा गया। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है? तो हार्मोन्स जो थायरक्सिन होता है वो थायरक्सिन आयोडिक युक्त हार्मोन्स होता है, आयोडीन युक्त हार्मोन्स। अगला है स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है। किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है? वह है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है। और पादप हार्मोन्स कौन कौन से हैं पूछा गया था, जो उसमें ऑप्शन में तो केवल 3 ही थे, लेकिन मैंने जितने भी हैं सारे लिख दिए हैं। साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन और फ्लोरिजेंस, ये सब पादप हार्मोन्स हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। और फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? तो वह है एथिलीन। एथिलीन की वजह से फल पक जाते हैं। और लड़ो या उड़ो की धारणा से युक्त हार्मोन्स कौन सा है? तो वह है एड्रेनालिन। कौन सा? एड्रीनेलिन। और एंजाइम मूलतः होते क्या हैं? अगर उसके तत्व की बात की जाए आप तो प्रोटीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ी जुकाम है इसलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो अगला टॉपिक है एक प्रोटीन नहीं है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन नहीं है। ओके। और माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना किस हार्मोन से प्रेरित होता है? तो ऑक्सीटोसिन का जो स्राव होता है ये इसी प्रकार होता है एक लैक्टेटिंग मदर में। ठीक है। आगे पादप हार्मोन्स नहीं है। कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन एक पादप हार्मोन्स नहीं है, ये मानव शरीर में पाया जाता है। और शुगर की बीमारी के लिए, मधुमेह की बीमारी के लिए यही इसी का जो श्रवण बंद हो जाता है उसे वही उत्तरदायी है। आगे है फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। फेरोमोन्स कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है। किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। अगला है इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है इंसुलिन।
और मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है कहाँ पे? अग्नाशय में। जो मानव में इंसुलिन कहाँ पे उत्पन्न होता है? अग्नाशय में। एक हार्मोन जो प्रवर्तित हो जाता है, एक माँ अपने बच्चे को आलिंगन करती है, उसका चूमती है, मतलब वही पिछला वाला प्रश्न, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो एक माँ में उत्पन्न होता है, जब वो उसमें एक प्रेम, मातृत्व की भावना, प्रेम की भावना आती है, तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है किस चीज़ से? तो पराबैंगनी किरणों से। आपने देखा होगा जिनका रंग जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है त्वचा का, जितना ज़्यादा सांवला या काला होता है, तो गहरे त्वचा के रंग वाले जो लोग होते हैं उनमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है। जिनमें मेलानिन की मात्रा कम होगी वो ज़्यादा गोरे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पराबैंगनी किरणों से खतरा भी ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे कुछ मिलान करने के लिए उन्हें देख लेते हैं। तो हार्मोन्स और किन ग्रंथियों से हार्मोन्स स्रावित होता है वो देख लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो गर्भाशय, महिला के गर्भाशय में स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष के अंडाशय में स्रावित होता है। थायरॉक्सिन ये थायराइड ग्रंथि में स्रावित होता है, और इंसुलिन ये अग्नाशय में स्रावित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे है फिर से ऑक्सीटोसिन, ये एक हार्मोन्स है। स्पार्टेम क्या है? ये संश्लेषित मधुरक है। स्पार्टेम एक संश्लेषित मधुरक है। और नियोप्रिन क्या है? ये एक विशिष्ट रबड़ है। और रेयान क्या है? तो ये एक सेल्यूलोज है। रेयान एक सेल्यूलोज है। इस तरह के मिलान करने के लिए सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है पाचन, उत्सर्जन और श्रवण तंत्र। तो पाचन, उत्सर्जन और श्रवण तंत्र से देखिए कौन कौन से सवाल आए हैं। श्वसन तंत्र से अगला है, ये सबसे पहला बताते हैं, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वह सिक्रेटिन है। कौन सा? सिक्रेटिन। और मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न कहाँ पर होता है? ये छोटी आंत में संपन्न होता है। पाचन का अधिकांश हिस्सा जो होता है हमारा वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, और शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पर? यकृत में। यकृत में ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित हो जाता है। आगे है प्रोटीन में के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो वो है ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। और पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन प्रभावित करता है वसा का। और मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, मतलब उसमें कई ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से कौन सा कार्य मानव गुर्दे का नहीं है? तो 3 ऑप्शन थे। तो जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण है वो मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक है, या अगला तथ्य है वो है दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस, अपोहन हिंदी में डायलिसिस कहते हैं, अंग्रेजी में। और इसमें निहित प्रक्रम क्या है? इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। जब आप सुनते हैं ना कि फलाने व्यक्ति ने डायलिसिस कराया है, तो उसे हिंदी में अपोहन कहते हैं। और वो जो किडनी होती है ना उसके लिए किया जाता है। ये परासरण प्रक्रिया पर आधारित होता है डायलिसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो तथ्य है वो है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन्स? एडीएच हार्मोन्स। एडीएच हार्मोन्स के द्वारा जो मूत्र की मात्रा होती है उसका जो कितना श्रवण होगा किडनी के द्वारा वो नियंत्रित होता है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है, एल्ब्यूमिन, जब जबान फिसलती है तो बार बार फिसलती है। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के एक अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। यानी अगर आपके पेशाब में या किसी व्यक्ति के पेशाब में, मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा हो तो क्या संभावना है कि उसे कौन सा रोग हो जाएगा, कौन सा अंग उसका फेल हो जाएगा? तो किडनी फेल होने की संभावना रहती है। आपने सुना ना कि उसकी किडनी काम करना बंद कर दिया, यानी कि उनके पेशाब में एल्ब्यूमिन आ रहा है। और श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किस रूप में? एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है श्वसन प्रक्रिया विधि में सांद्रता प्रसव सनित या उच्छ्वसित वायु में अपवर्तित रहती है। देखिए कितने कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये उच्छ्वसित, प्रसवसनित, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको वहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे आपसे ये पूछा जा रहा है कि श्वसन जो प्रक्रिया में ये किसकी मात्रा, जो वायु में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो N2 की मात्रा ज़्यादा होती है।
ठीक है। और वो जो हम सांस लेते हैं तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, लेकिन ये नाइट्रोजन बाहर जाती है अपने आप, ठीक है, अपवर्तित हो जाती है। और हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है, तो ये 5 माइक्रोन से कम होता है। और शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये यकृत में होता है, लीवर में होता है पित्त का निर्माण, पित्ताशय में नहीं होता। वहाँ पर कन्फ्यूजन इसी में होता है, हमेशा इस सवाल में यही कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन में पित्ताशय दिया होता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, और हम वहाँ पर ऑप्शन पित्ताशय देख लेते हैं और पित्ताशय मान लेंगे। पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। आगे है शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है कहाँ, किडनी के माध्यम से, किडनी के माध्यम से शरीर में रक्त शुद्ध होता है। और मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, उस वर्णक का नाम क्या है, तो यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की वजह से मानव मूत्र पीला होता है। मानव का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी उत्पाद क्या है, वह है यूरिया। मानव के द्वारा यूरिया का भी उत्पादन किया जाता है, उसके मूत्र में यूरिया का की मात्रा होती है। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दे के द्वारा, यानी किडनी के द्वारा। और आगे है, यदि वसा एवं तेल का अधिक समय तक भंडारण किया जाए तो उनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण क्या है, ऑक्सीडेशन। जो तेल होता है या वसा होता है अगर बहुत दिनों तक रखा जाए तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसकी गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। वह उद्योग जिसमें रेनिन एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो पनीर जब बनाया जाता है ना, पनीर इंडस्ट्री में या पनीर बनाने की प्रक्रिया में रेनिन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। और साइनाइड विषपान से तुरंत मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह सीधे असर करता है कोशिकीय श्वसन पर। एक्चुअली जो साइनाइड होता है वो हमारे शरीर में जाके आयरन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है और ब्लड का थक्का जम जाता है, तो कोशिकाएं श्वसन नहीं कर पाती हैं और जिसकी वजह से तुरंत मृत्यु हो जाती है। जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो वो है 4%। सोचिए इतनी बारी क्वेश्चन पूछे गए कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जब मतलब श्वसन करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और आगे अब रक्त परिसंचरण तंत्र से जितने भी सवाल पूछे गए हैं हम लोग उन्हें देख लेंगे। तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल रंग। जाहिर सी बात है कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है, तो उसका रंग लाल ही होगा। और फेफड़ों से कोशिकाओं का ऑक्सीजन तक वाहक कौन है, ये हीमोग्लोबिन ही है। और ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पहुंचाता है, वो भी हीमोग्लोबिन है। और रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन लाभदायक है मधुमेह प्रबंधन के लिए। अगर आपको डायबिटीज को या शुगर को मेंटेन रखना है तो आपको HbA1c का मापन समय समय पर करते रहना चाहिए। और त्रिकोष्ठी हृदय माफ कीजिएगा, त्रिकोष्ठी यानी 3 कोष्ठ वाला है। हमारा जो हृदय है वो 4 कोष्ठ का होता है, ठीक है, लेकिन 3 कोष्ठ का हृदय किन में पाया जाता है, किन जीवों में, तो ये उभयचर जो जीव होते हैं उनमें 3 कोष्ठ का हृदय पाया जाता है। ओके, अब है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देती है, किडनी हमारी कार्य करना बंद देती है तो क्या होता है, तो रक्त में नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थों का संचय होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब हमारा जो डायलिसिस कराने की आवश्यकता पड़ती है जिसे किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। और रक्त समूहों की खोज किसने की थी, जो रक्त समूह है ए बी और ओ, इन रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने, कार्ल लैंड स्टीनर ने। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्ताधान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो उसे कौन सा रक्त दिया जा सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन आपको दी गई है और पूछा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाए और उसे इतना समय ना हो कि उसका जल्दी से ब्लड टेस्ट किया जाए और तुरंत रक्त चढ़ाना हो, तो आप कौन सा ब्लड दे देंगे, ओ निगेटिव दीजिए। ओ रक्त समूह नहीं, सिर्फ ओ पॉजिटिव भी नहीं दिया जा सकता, ठीक है, ओ निगेटिव हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तो केवल ओ बहुत कह दी गई है, लेकिन ऑप्शन ओ निगेटिव हो तो ओ निगेटिव मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव रक्तदान के लिए सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ओ समूह। जो ओ ब्लड होता है वो किसी को भी दिया जा सकता है। थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त के जमाव से। जो हमारा रक्त जो खून होता है, जैसे कहीं पे कट लग जाए और खून बहने लगता है तो खून जम कैसे जाता है, तो खून में थ्रोम्बिन होता है जिसकी वजह से रक्त जम जाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कमी होगी तो हम बहुत तेजी से सांस लेना शुरू कर देंगे।
आगे है, कौन हृदय स्पंदन को समांजित करता है? ये गति प्रेरक या पेसमेकर। पेसमेकर जो होता है वो हृदय स्पंदन को समांजित करता है। पेसमेकर लगाया जाता है जब किसी का ब्लड फ्लो या जो हृदय की गति है वो ठीक से काम नहीं करती तो पेसमेकर लगाना पड़ता है। आगे है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति में के मापन में उपयोग किया जाता है किसका? रेडियो सोडियम का। किसका? रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो हमारे ब्लड में पोटेशियम की मात्रा जो होती है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। आगे है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है कहाँ पर? तो WBC और WBC कहाँ पर निर्मित होती है, कहाँ पर RBC का विनाश होता है? तो वो है प्लीहा। प्लीहा में ही ये दोनों कार्य होते हैं। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है, इसे किसने बनाया था? तो इसे ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया था। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ब्लड बनाया था जो किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, उसे प्लास्टिक ब्लड कहते हैं। ठीक है। यदि माता पिता के रक्त समूह A तथा AB हों और नवजात शिशु में संभव रक्त समूह कौन सा है? O। अगर माता पिता में A और AB रक्त समूह है तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें संभावना है कि उसका ब्लड ग्रुप O हो। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। ये कौन बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में आप ज़्यादा देर तक रहेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो रक्त का हीमोग्लोबिन है वो उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है और एक प्रकार से हमारी श्वसन प्रक्रिया में या ब्लड के सर्कुलेशन में बहुत ही बाधा पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अपरिवर्तनीय जटिल संबंध बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी मैंने बताया ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। आपने सुना होगा कि एक बंद कमरे के अंदर कुछ लोग भट्ठी जलाकर सो गए और उनके सुबह मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि वो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। आगे है, जार्विक 7 क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है जो बनाया गया था, उसका नाम जार्विक 7 दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने से क्या होता है? तो हृदय विकार। आपने सुना होगा ना, खूब एडवर्टाइज देखेंगे, ये जो हमारा ऑयल है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी ब्लड वेसल्स में यानी रक्त की नसों में जमा होने लगता है, जिससे रक्त का फ्लो बहुत धीरे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है। क्यों? क्योंकि रुधिर जो केशिका नली होती है उस पर दबाव बाहर के दबाव से अधिक हो जाता है। जो इंटरनल दबाव होता है हमारी ब्लड वेसल्स में वो अधिक होता है बाहर के दबाव से, तो हमारा रक्त नाक से बहने लगता है। आगे है, रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है वो कौन सी है? आयरन। आयरन की मात्रा हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर वेणुगोपाल जी ने पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप मुझसे पूछे कि बायोलॉजी में कोई 2-3 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं पहला कहूँगा विटामिन, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा मानव रोग, उससे भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और फिर हार्मोन्स, इनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इन 3 चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार कर गए तो ये मान लीजिए कि 4 से 5 सवाल आप आसानी से सही कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए सोयाबीन के बीज में क्या पाया जाता है? तो 40% प्रोटीन और 20% तेल पाया जाता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें अभाव होता है किसका? आयरन का। जो दूध होता है ना, लैक्टेटिंग मदर का जो दूध होता है उसमें आयरन की कमी होती है। और आपने सुना होगा जो बच्चा होता है, मतलब जो औरतें बच्चा पैदा करती हैं उनमें आयरन की बहुत कमी हो जाती है। आगे है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला। अगर आपको वहाँ पर नींबू दिया है और भी संतरे ऑप्शन दिया है तो उसमें आंवला अगर ऑप्शन में है तो सबसे ज़्यादा आंवला में ही सबसे अच्छा विटामिन स्रोत होता है विटामिन सी का। एक विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है वो विटामिन डी है। जब आप सुनते हैं ना कि आप सूर्य की रोशनी में बैठेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी नहीं मिलता है। जब आप सूर्य की रोशनी में बैठते हैं
तो सूर्य की रोशनी जब आपकी त्वचा पे पड़ती है तो त्वचा के अंदर एक अभिक्रिया होती है, उससे विटामिन डी बनता है। ठीक है, और शरीर में उचित विकास के लिए अनिवार्य होते हैं कौन? विटामिन। अगर शरीर को सही तरीके से विकसित होना है तो उसके लिए विटामिन बहुत जरूरी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत नींबू, संतरा और सबसे ज़्यादा आंवला। आगे है, एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या? विटामिन डी। विटामिन डी आपको सूर्य की रोशनी के द्वारा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और अगला है, वह विटामिन जो मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचयन में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो वह है विटामिन डी। इसीलिए कहा जाता है ना, आपने एडवर्टाइज खूब देखे होंगे कि विटामिन डी के पोषण के लिए, जो कैल्शियम निर्माण के लिए विटामिन डी की बहुत जरूरत आवश्यकता होती है। इसीलिए सरकार ने एक योजना भी चलाई थी कि बच्चों को दोपहर में कुछ समय के लिए धूप में रखा जाए स्कूलों में। ठीक है, कुछ मतलब 15-20 मिनट के लिए धूप में उन्हें बिठाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय के दूध में क्या होता है? केसीन। केसीन होता है और उसी की वजह से हल्का पीलापन उसमें होता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है कैल्शियम। कैल्शियम एक सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व में विटामिन आते हैं। ठीक है, कैल्शियम एक बड़ा पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व में नहीं आएगा। और फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। हमें बाहर से जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें खाकर, जैसे गाजर वगैरह खाकर ही विटामिन ए की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जो गेहूं का अंकुरित गेहूं होता है ना, उससे जो तेल निकाला जाता है उसमें विटामिन ई सबसे ज़्यादा होता है। आगे है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो विटामिन बी और सी, ये दोनों जल में घुलनशील है, बाकी जो है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि कोई एक बस है, वो जा रही है और अचानक से वो पानी में गिर गई और घुल गई, तो बस बी और सी केवल बस ही है जो पानी में घुल सकती है, बाकी के विटामिन घुल नहीं सकते हैं। ठीक है, वो वसा में घुलनशील होते हैं। आगे, शरीर में भंडारित नहीं होता है कौन सा? विटामिन सी भंडारित नहीं होता है। और विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है? आम। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आम है और सबसे ज़्यादा गाजर है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? लीवर में। विटामिन ए लीवर में संचित रहता है। वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, वो है आयोडीन। आयोडीन आपको समुद्री जितने घास फूस है, समुद्री जो समुद्र की नमक है, उसमें आयोडीन खूब पाया जाता है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, तो उसके लिए आयोडीन ही दिया जाता है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल होता है, वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? तो बेरी। अगर पालिश किया हुआ चावल खाया जाएगा तो उससे बेरी रोग होता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और साइनोकोबालामिन किसका नाम है? किस विटामिन का? तो विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। आगे है, विटामिन B12 में मौजूद धातु कौन सा है? कौन सा धातु जो है पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। प्रोटीन एकत्रित होती है कहाँ पर? एमिनो अम्ल में प्रोटीन एकत्रित होती है। और सहायक आहार कारक है किसका? विटामिन समूह का। विटामिन समूह का सहायक आहार जो कारक होता है। और भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक भोजन का प्रमुख अंग है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण है उसमें उपस्थित केसीन के कारण के साथ साथ कैरोटीन। केसीन के साथ साथ दूध में कैरोटीन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग हल्का पीला, सफ़ेद सा पीला सा होता है। ठीक है, और लौह के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। अगर आपके अंदर विटामिन सी है तो आप आयरन का अवशोषण अच्छे से आपकी बॉडी कर सकती है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है कहाँ पर? सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन और वसा दोनों चीज़ें पाई जाती है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका विटामिन मतलब वैज्ञानिक नाम है? तो विटामिन सी का, हम पहले भी देख चुके हैं। और घाव के भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आपको विटामिन सी से युक्त चीज़ें खूब खानी चाहिए, तो घाव के भरने में भी ये बहुत सहायक होता है। और सर्वाधिक विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? तो ये मिर्च में। मतलब जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें मिर्च ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। स्कर्वी रोग में उपयोगी है आंवला, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्वप्न बहुत याद रहते हैं, अपने सपने याद रहते हैं। किस विटामिन की वजह से उन्हें याद रहते हैं? क्योंकि उनमें विटामिन B6 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और थायमीन क्या है? थायमीन विटामिन B1 का नाम है। वसा के चयापचयी प्रक्रम से मिलती है अधिकतम ऊर्जा। वसा का जब उपापचय होता है तो उससे बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। और प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी कहाँ पर होती है? वसा में। देखिए यूपीपीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत जल्दी आप लोग फॉर्म पेपर भर दिए होंगे अब तक, इसीलिए आप इन फैक्ट्स को बार बार रट जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अगर आप इन्हें रट जाते हैं तो आपको शायद घटना चक्र पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं? केरोटीन। जो बाल होता है वो केरोटीन प्रोटीन से बना होता है। कैल्शियम का सबसे प्रचुरतम स्रोत क्या है? रागी। रागी में कैल्शियम बहुत अधिक पाया जाता है। जो मोटा अनाज होता है ना, रागी, बाजरा, इनमें रागी जो है कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और कोलेकैल्सिफेरॉल किस रासायनिक यौगिक का नाम है? विटामिन डी का। कैल्सिफेरॉल ही कहा जाता है लेकिन उसमें कोले भी जोड़ दिया गया। आगे है न्यूट्रास्यूटिकल्स, ऐसे उत्पाद हैं जिनमें पोषक और औषधि प्रभाव होता है। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उनमें पोषक और औषधि प्रभाव होता है। आगे है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा है? मैरास्मस। जिन बच्चों में प्रोटीन कमी हो जाती है उनमें मैरास्मस रोग हो जाता है। और अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो अनुपस्थित रहता है किसमें? ऊन में। ऊन में अल्फा कैरोटीन नहीं पाया जाता है। आगे है दूध का धवल रंग, मतलब हल्का सा पीला रंग किसकी वजह से होता है? धवल या हल्का सफ़ेद और पीला, वो केसिन के कारण होता है। आप सफ़ेद ही कह लीजिए, केसिन की वजह से सफ़ेद होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है विटामिन के कारण, हम देख चुके हैं। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है। जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है पर उसके बाद नहीं। ये पदार्थ कौन सा है? कोलोस्ट्रम। जब एक बच्चा मतलब बिल्कुल नवजात शिशु पैदा होता है तो उसी समय जब माँ का दूध निकलता है उसमें कोलोस्ट्रम बहुत अधिक अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये बच्चों के लिए बहुत अधिक मूल्यवान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शुरुआत का गाढ़ा पीला दूध होता है माँ का, वो जरूर पिलाना चाहिए बच्चे को। आगे है विटामिन और उससे संबंधित बीमारियां। तो विटामिन के की कमी से नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी होती है। विटामिन डी की वजह से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। और ए की कमी से आप जानते हैं रतौंधी रोग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और फोलिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी हो जाती है फोलिक एसिड की कमी से। ठीक है, चलिए आगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन बी की कमी से बेरी हम जानते हैं। फिर से विटामिन के की कमी से अल्फा रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कॉड, जो विटामिन डी है वो कॉड यकृत, जो कॉड लीवर ऑयल होता है उसमें पाया जाता है। विटामिन ई गेहूं के अंकुरित गेहूं में पाया जाता है। और विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। ये मिलान करने के लिए था। आगे है अणु और उसमें मतलब कौन से विटामिन में कौन सा अणु पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है वो बताना है। तो विटामिन जो B12 होता है वो उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और चैल्कोपायराइड ये तांबा इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो होती है वो कैरोटीन से संबंधित है, एंजाइम पेप्सिन से संबंधित है, हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है और प्रोटीन केराटिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन और प्रचुर स्रोत आपको मिलाने हैं। तो विटामिन B6 जो होता है वो धान के चोकर में, राइस ब्रेन में पाया जाता है। विटामिन B2 ये हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ई अंकुरित गेहूं में पाया जाता है। और विटामिन के ये अल्फा में भी पाया जाता है। अब मानव रोग और उनसे संबंधित उपचार, बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी हम पहले भी देख चुके हैं। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, जैसे ग्वाइटर भी कहते हैं, ये हम भी पहले भी देख चुके हैं इसको। डेंगू बुखार हेतु प्रयोग में आने वाला चिकित्सीय परीक्षण कौन सा है? डेंगू के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? टार्निक्वेट परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टार्निक्वेट जो टेस्ट होता है वो डेंगू के लिए किया जाता है। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? ये सिरकोना पौधे से प्राप्त होती है। हमारे भारत में इसका खूब निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरोक्विन। आगे है वह मानव अंग जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, हम कई बार ऊपर देख चुके हैं, किडनी, वृक्क। आगे है विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है?
तो ये क्षय रोग या टीबी। टीबी जो है बैक्टीरिया से होता है, विषाणु से नहीं होता है। अनुवांशिक रोग नहीं है, कौन सा? रतौंधी। रतौंधी एक अनुवांशिक रोग नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। आगे यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत में मौजूद हो, यदि जो पीने का पानी है उसमें अपशिष्ट पदार्थ मौजूद हो तो कौन सा रोग होगा? तो टाइफाइड हो जाता है। इसीलिए साफ सुथरा पानी पे ना पीने से टाइफाइड होता है। और जो टीबी रोग होता है इसके परीक्षण है तो कौन सा परीक्षण किया जाता है? मोन्टेक्स का परीक्षण। मोन्टोक्स का परीक्षण जो है वो टीबी रोग के लिए किया जाता है। आगे है जीवाणु जनित रोग, कौन सा है? यक्ष्मा या टीबी। टीबी और क्षय रोग, यक्ष्मा, ये सभी अलग अलग नाम है टीबी के। जल जनित रोग कौन सा है? हैजा और टाइफाइड, ये सब जल जनित रोग है। और टिटेनस नामक रोग हो जाता है किसकी वजह से? लॉकजा नाम से। टिटेनस रोग नाम जाना जाता है, लॉकजा नाम से भी जाना जाता है टिटेनस को। एक जीवाणु जनित रोग कौन सा है? टिटेनस। टिटेनस जो होता है वो जीवाणुओं की वजह से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वायरस द्वारा नहीं होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया वायरस की वजह से नहीं होता है। और ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ये नवजात शिशुओं को लगाई जाती है किन किन रोगों के लिए? एक ऐसी वैक्सीन जिसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहते हैं। तो उसमें कुकुर खांसी और टिटेनस और डिप्थीरिया, इन 3 रोगों से बचाव के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है। आगे है बीसीजी का जो टीका है वो नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। कब? जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है। एक वायरस के द्वारा होता है क्या? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है एक वायरस के द्वारा होता है। और हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है। जब हेपेटाइटिस होता है तो लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और यकृत या लीवर रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो डीएनए वायरस। डीएनए वायरस की वजह से हेपेटाइटिस रोग होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है, किसकी? प्लेटलेट्स। आपने खूब सुना होगा कि किसी को डेंगू हो गया तो उसकी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई हैं। और सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक है, किस रोग से बचाने के लिए? जापानी एन्सेफेलाइटिस से बचाने के लिए मानव बस्तियों से सुअर को दूर रखना चाहिए। आगे है बर्ड फ्लू विषाणु है H5N1। H5N1 जो है वो एक बर्ड फ्लू का विषाणु है। और पोलियो टीके की खोज किसने की थी? जोनस साल्क ने। किसने? जोनस साल्क ने पोलियो टीके की खोज की थी। आगे है प्रतिजैवी द्वारा निदान नहीं किया जाता है, किसका? खसरा का। खसरा का जो है वो एंटीजन के द्वारा उसका उपचार नहीं किया जाता है। आगे है पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण कौन सा है? तो ये विषाणु कारण होता है। पोलियो भी विषाणु कारण होता है और बर्ड फ्लू भी विषाणु कारण होता है। हाइड्रोफोबिया किसकी वजह से होता है? तो एक विषाणु की वजह से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी जो जल से डरने वाली बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? तो रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो की वजह से ही एड्स होता है। आगे है वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किसे? तो मधुमेह रोग को। मधुमेह रोग के लिए वैक्सीनेशन जरूरत नहीं होती क्योंकि ये किसी रोगवाहक या किसी वायरस बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। अग्नाशय अंग की कुसंक्रिया के कारण क्या होता है? मधुमेह रोग। अगर अग्नाशय ठीक से काम ना करे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। और चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? हृदयघात से। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो वो कुछ समय जो बिल्कुल हार्ट अटैक आने के ठीक बाद जो एक समय होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है, क्योंकि उसी समय अगर ठीक से CPR दे दिया जाए तो इंसान बच सकता है, इसीलिए उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। आगे बाईपास सर्जरी एक नई विधि है, किसकी? मिकॉस। मिकास जो है वो बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है। और बीटा ब्लॉकर औषधि है, किसे बचाने के लिए? हृदयघात से बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बीटा ब्लॉकर का। और कवक जनित रोग कौन सा है? गंजापन। जो आप गंजापन देखते हैं ना, लोगों के बाल झड़ने लगते हैं तो वो कवक की वजह से होता है। आगे है वह सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, वो है साइनोबैक्टीरिया। कौन सा? साइनोबैक्टीरिया। और कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्त तन से होता है कौन सा? इटाई रोग। इटाई रोग जो है वो कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से हो जाता है, यानी अगर कैडमियम शरीर में ज़्यादा हो जाए तो इटाई रोग हो जाता है। और मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट क्यों आती है? तो हमारी जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो हमें थकावट महसूस होती है। जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपके मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। ठीक है। आगे है निर्जलीकरण के द्वारा कौन सा रोग मतलब क्या हो जाता है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण ही हमारे शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है। आगे है यूरिक अम्ल के जमाव से कौन सा रोग होता है? तो गठिया रोग। गठिया रोग जब हमारे हड्डियों में जमा हो जाता है, हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है, तो गठिया रोग हो जाता है। आगे है नौकनी संचलन। ये उत्पन्न होता है क्यों? फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। जब फ्लोराइड प्रदूषण होता है हमारे शरीर में, उसकी वजह से नौकनी संचलन हो जाता है।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। और मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजी पादप से। बीजी पादप से मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त की जाती है। अगर मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो मच्छर की प्रजाति, यानी कि मलेरिया के अलग लिए अलग मच्छर प्रजाति जिम्मेदार होती है और डेंगू के लिए अलग मच्छर प्रजाति जिम्मेदार होती है। आगे है प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और उस प्रोटोजोआ का वाहक कौन होता है? मच्छर होता है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी कौन सा है? पी.वाई. वैक्स। जो मलेरिया भारत में होती है उसमें जो प्रोटोजोआ होता है वो पी.वाई. वैक्स है। ठीक है, आगे है मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण कहाँ से किया जाता है? तो ये सिनकोना नामक जो वृक्ष होता है उसकी छाल से कुनैन बनाया जाता है, कुनैन औषधि बनाई जाती है। आगे है निद्रा रोग जो नामक बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस, वो किसकी वजह से होती है? तो इसको कहते हैं ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव की वजह से होता है। ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव की वजह से निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? ये रक्तहीनता है और वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है वह है सोडियम 24। सोडियम 24 की वजह से ही जो खून का थक्का पता लगाया जाता है अगर हमारे कहीं पर खून का थक्का जम गया है शरीर में। आगे है रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया जिसे कहते हैं। ये बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फास्फोरस 32। जो रेडियो समस्थानिक होता है फास्फोरस 32, ये ल्यूकीमिया के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। और ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें साधारण बढ़ोतरी हो जाती है। किसकी बढ़ोतरी हो जाती है? WBC, श्वेत रुधिर कणिकाओं की बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है ल्यूकीमिया में। आगे है ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो आर्सेनिक 74। ये ट्यूमर को पता लगाने में किया जाता है आर्सेनिक 74 का प्रयोग। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रॉन किरण। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। किसका? विशेष प्रकार के कैंसर का इलाज किया जाता है इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा के द्वारा। और येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी किसमें? भिंडी, जो भिंडी फसल होती है उसमें येलो वेन मोजैक जो बीमारी हो जाती है। आगे है करनाल बंट रोग। ये किससे संबंधित है? तो गेहूं की फसल से संबंधित है, करनाल बंट। आगे है सेरेब्रल पॉल्सी, एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो ये बच्चों के मस्तिष्क में पाया जाता है। बच्चों के मस्तिष्क में सेरेब्रल पॉल्सी नाम की बीमारी हो जाती है। और मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। जब हमारे मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आ जाती है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। आगे मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्राह्य अंग है, यानी कि अगर जो हानिकारक विकिरण होता है उसकी वजह से पूरे शरीर प्रभावित होता है, लेकिन सबसे कम कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह है मस्तिष्क। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के ऊपर एक बहुत ही हार्ड खोल चढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अस्पताल में कैथ लैब होती है। कैथ लैब में क्या होता है? ये कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है, वहाँ पर हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स की जांच के लिए क्या कौन सा परीक्षण होता है? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए होता है। मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ईईजी। ईईजी जो होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये मस्तिष्क की क्रियाविधि को पता लगाने के लिए किया जाता है। टाइफाइड की पुष्टिकरण हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो विडाल टेस्ट। जब आपको टाइफाइड हो जाता है तो आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आपका विडाल टेस्ट किया जाता है। क्या? विडाल टेस्ट किया जाता है। आगे है एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एमआरआई का फुल फॉर्म है। आगे है गति प्रेरक का कार्य होता है, तो हृदय स्पंदन जो होता है यानी पेस मेकर जो होता है वो हृदय स्पंदन का कार्य करता है, यानी कि जो हृदय की गति होती है उसको नियंत्रित करता है। मानव गुर्दे की पथरी बनती है, जो किडनी में आपको पथरी हो जाती है वो किसकी होती है? वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। आगे है यदि मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैल जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे पेंडेमिक कहते हैं। और आगे है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बीएमडी परीक्षण। बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। और एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। अगर आपका बच्चा जो है उसका लिंग क्या है इसका पता लगाना है भ्रूण में, तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जिसकी वजह से ये पता लगाया जाता है। और शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है ये ब्राइट्स रोग। ब्राइट्स रोग की वजह से ही किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। और वातोन्माद या हिस्टीरिया के रोग संबंधित है, ये जवान महिलाओं में हिस्टीरिया रोग पाया जाता है। और ओरल सबम्यूकस फाइनेंसिस
ये बीमारी का कारण क्या है? तो तंबाकू और गुटखे की वजह से ओरल सबम्यूकस फाइनेंसिस हो जाता है। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया है। यह है मैड काऊ रोग ने। मैड काऊ रोग की वजह से ही ये बीफ जो है वो रोगग्रसित हो जाता है। आगे है मैड काऊ रोग का कारक क्या है? तो ये प्रेयॉन्स जो होते हैं वो मैड काऊ रोग का कारक होते हैं। आगे है एम्फाइसीमा एक व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होती है और इससे प्रभावित अंग कौन सा है? तो फुफ्फुस यानी फेफड़े जो होते हैं एम्फाइसीमा से प्रभावित होते हैं। आगे है WHO के अनुसार एक एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे होने वाले HIV को उन्मूलन कर दिया है। माता से बच्चों को होने वाला जो HIV रोग है उसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। किसने? थाईलैंड ने। और जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका क्या है? उसका क्या मतलब है? कि उसे पक्षाघात हो गया है। ठीक है, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। जब दोनों हाथ और दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाता है तो उसे कहा जाता है टेट्राप्लेजिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग, एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। किसका? घुटने के जोड़ों का उपचार बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग के द्वारा किया जाता है। आगे शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है। क्या है? कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन जब करते हैं तो उसे आर्थोप्लास्टी कहते हैं। आगे है मदिरा के अतिशय सेवन से क्या होता है? यानी ज़्यादा अल्कोहल पीने से क्या होता है? यकृत में शोषण रोग हो जाता है। और स्लीप एप्निया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाती है, सोते सोते उनकी श्वास रुक जाती है, इसे स्लीप एप्निया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ हम मिलान करने के लिए देख लेते हैं। तो प्रदूषक और प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? तो एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है, सीसा से मस्तिष्क प्रभावित होता है, पारे से उदर यानी पेट की संबंधी बीमारी होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्तधारा यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स प्रभावित होती है। मेरेस्मस रोग दीर्घकालीन उपवास की वजह से होता है। क्वासरकोर ये प्रोटीन की कमी से होता है। टीबी ये जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। और हेपेटाइटिस बी ये विषाणु संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, आगे खैरा जो है वो जस्ते की म्लानता से हो जाता है। एनीमिया ये लौह की म्लानता से होता है। और ग्वाइटर या घेंगा ये आयोडीन की म्लानता से होता है या कमी से होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। आगे है इंसेफ्लाइटिस ये मस्तिष्क में होता है। फाइलेरिया लसिका पर्व में होता है। ल्यूकीमिया या अस्थिमज्जा में होता है। और मलेरिया इससे रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है, आगे है कार्डियोलॉजिस्ट ये हृदय का विभाग होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट ये गुर्दा रोग का डॉक्टर होते हैं। यूरोलॉजिस्ट ये मूत्र नलिका से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके डॉक्टर होते हैं। और ऑक्यूलिस्ट ये आंखों से संबंधित डॉक्टर होते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ जो शुष्क बर्फ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। और जीन थेरेपी ये रक्त रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। क्रायोनिक्स ये पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना है। और कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होता है। क्यूलेक्स ये इंसेफ्लाइटिस में संबंधित है। और एनाफ्लीज ये मलेरिया से संबंधित है। सैंड फ्लाई ये कालाजार रोग से संबंधित है। और जो टाइगर मच्छर होता है वो डेंगू से संबंधित है। ठीक है, आगे है ओटारिस जो होता है वो कान से संबंधित है। और इंसेफ्लाइटिस ये मस्तिष्क से संबंधित है। और लैरेंजाइटिस ये गले से संबंधित है। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित है। ये सब रोग किन किन अंगों से प्रभावित है वो है। ठीक है, अब कुछ रेडियो समस्थानिक है और उनसे उपचार। रेडियो समस्थानिक और उनके उपचार से देख लेते हैं। तो आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर संबंधित है। कोबाल्ट 60 ये कैंसर संबंधित है। आयोडीन 131 ये थायराइड संबंधित है। और सोडियम 24 ये रक्त व्यतिक्रम से संबंधित है। ठीक है, आगे फिर से सुमेलन करने के लिए है कुछ औषधियाँ और उनके उपचार। ब्राह्मी किसके लिए? मस्तिष्क के टॉनिक के रूप में जाना जाता है। सदाबहार ये मधुमेह दूर करने वाला एक औषधि है। पुदीना ये वाताहर यानी वात को हरने के लिए, यानी जो वायु संबंधी दोष होते हैं उनके लिए होता है। और तुलसी ये कफ संबंधी रोगों के उपचार के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वनस्पति विज्ञान से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है कवक और पौधों के मध्य सहजीवी संबंध है किसका? माइकोराइजा। ये माइकोराइजा जो होता है वो कवक और पौधों के बीच एक सहजीवी संबंध को दर्शाता है। पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। कौन सा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व में मुख्य रूप से विटामिन वगैरह आते हैं। ठीक है, और एक शाकनाशक का उदाहरण है तो सोडियम क्लोरेट जो होता है वो शाकनाशक होता है।
वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं, तो वो हाइड्रोकार्बन्स से धनी होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एवं लिपिड्स, ये जैसे आप जेट्रोफा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, या डीजल पौधा जिसे कहते हैं, तो ये सब पेट्रोकार्बन्स और लिपिड्स में बहुत अधिक इनमें मात्रा में पाई जाती है। हींग कहाँ से प्राप्त होती है? तो हींग पाई जाती है तने के स्राव, यानी तने में कट लगाया जाता है तो उससे जो एक गोंद जैसा निकलता है वो हींग होती है, और जड़ों से, तो तने के स्राव से और जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त होती है। आगे है कीड़भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। आपने कुछ कीड़भक्षी पौधों का नाम सुना होगा, तो उनमें वो कीड़भक्षण क्यों करते हैं? वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़भक्षण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्य जिम्मेदार होता है, किसके लिए? तो जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है जाइलम। तो जाइलम की वजह से ही पौधों में जल का ऊपर से नीचे एक प्रकार से परिवहन होता है। केसर होता है सूखा मिश्रण, किसका? फूल और बीज बनाने वाले भाग का। फूल में जो बीज बनाने वाला भाग होता है उसी से केसर प्राप्त होता है। और फर्न के पौधे नहीं होते हैं फूल, जो फर्न के पौधे होते हैं उसमें फूल नहीं पाए जाते हैं। आगे है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो गंधक का एक यौगिक उसमें पाया जाता है लहसुन में, उसी की वजह से उसमें गंध पाई जाती है विशेष रूप की। मृदा विहीन पादप संवर्धन को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, यानी जल में जो पौधे उगाए जाते हैं उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोस्त के जो बीज होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों के माध्यम से। जड़ों में जो बाल निकले रहते हैं उसी के माध्यम से वो जल का अवशोषण करते हैं। और लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये लेग्यूमस मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। केला जो एक पके हुए फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, उसके प्रति 100 ग्राम में होता है, तो प्रति 100 ग्राम में 116 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है केले में, ठीक है। चलिए आगे है कुनैन के अतिरिक्त एक शाकी पौधा या औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है, तो वो है आर्टिथर। यानी कुनैन तो प्रयोग होता है औषधि के रूप में, उसके अलावा और कौन सी दवा है जो मलेरिया में प्रयोग होती है? तो आर्टिथर है। कौन सी? आर्टिथर। आगे है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया। वो कौन से है? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन अब प्रयोग होने लगा है, ये आर्टिफिशियली रूप से बनाई जाती है, पहले कुनैन का प्रयोग किया जाता था, तो अब कुनैन की जगह क्या प्रयोग होता है? क्लोरोक्विन। और मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन जो प्राप्त होता है वो क्या है? वो एक बीजी पौधा है। एक बीजी पौधे से पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। वो मच्छरों की कॉइल में जो मच्छर की दवा जलाते हैं ना उसमें पायरेथ्रिन होता है, ठीक है। आगे है तना क्या है? तो अदरक एक तना है। और लौंग क्या है? लौंग सूखे हुए फूल है। ये सवाल पिछले पूछा गया है पीसीएस में, और पीसीएस में ये भी पूछा जा चुका है। सारे के सारे पीसीएस में पूछे हुए सवाल है, मुझे याद है। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक है किसके? वायु प्रदूषण के। जहाँ पर लाइकेंस पाए जाते हैं इसका मतलब वहाँ पर वायु प्रदूषण कम है। और पर्णहरित या क्लोरोफिल में तत्व कौन सा पाया जाता है? तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में। आगे है पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है कहाँ पर? पत्तियों में। पत्तियों में सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है पुदीना में। आगे चिलगोजा प्राप्त होता है कहाँ से? पाइनस जियार्डियाना से। पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा प्राप्त होता है। और पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है क्या? चिलगोजा। चिलगोजा कहाँ से प्राप्त होता है? पाइन प्रजाति के बीज से चिलगोजा प्राप्त होता है। और पौधे के तने से हम क्या प्राप्त करते हैं? हल्दी। हल्दी तना है, अदरक तना है, ये सब तने हैं, ठीक है। और कुचुक स्रोत है किसका? मार्फिन का। मार्फिन का स्रोत कुचुक है। आगे पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो तने से कपास पौधा नहीं प्राप्त नहीं होता, वो पुष्प से प्राप्त होता है। और हाइड्रोफाइट कहते हैं, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। और साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न होता है कृत्रिम मौसम। साइट्रोट्रॉन एक ऐसा उत्पन्न संयंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम बनाया जाता है। किसी भी आप कह लीजिए जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वहाँ कृत्रिम मौसम बनाया जाता है साइट्रोट्रॉन की वजह से। और लिटमस क्षार अम्ल क्षार सूचक, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है कहाँ से? लाइकेन से। लाइकेन से बनता है लिटमस क्षार सूचक। आगे है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है क्या? कैप्सासाइन।
कैप्साइसिन, कैप्साइसिन माफ़ कीजिएगा, कैप्साइसिन क्या है, कैप्साइसिन लाल मिर्च में पाया जाता है, इसकी वजह से वो तीखी होती है। और अफीम का मुख्य अवयव क्या है, मार्फिन, अफीम में मार्फिन पाया जाता है। पोस्त पौधे के अधपके फल से क्या प्राप्त होता है, तो अफीम प्राप्त होती है। पोस्त पौधे के अधपके फल से मार्फिन प्राप्त होती है। जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, क्या, फ्लोएम, फ्लोएम ही जीवित ऊतकों में उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक यानी पोषक पदार्थों का वाहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। और जल का जाइलम। आगे है नोस्कापीन प्राप्त होता है कहाँ से, पोस्ता यानी पॉपी से। आगे नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, कहाँ, धान में। धान में नील हरित जो शैवाल होते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो वह है रेफ्लेक्सिया, क्या नाम है, रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया। और वह पादप रेशा जो तने से प्राप्त होता है वो है सनई, सनई से पादप रेशा प्राप्त किया जाता है। सनई के जो तना होता है ना उससे पादप रेशा प्राप्त किया जाता है। आगे है कुट्टू का आटा प्राप्त होता है फैगोपाइम से, किससे, फैगोपाइम से कुट्टू का आटा प्राप्त किया जाता है। तो कुट्टू का आटा कहाँ से प्राप्त होता है, ये फैगोपाइम से प्राप्त होता है। आगे है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है, तो पोस्ते में। सहतूत का फल है ये सोरोसिस है, सहतूत का फल सोरोसिस है। आगे है फल पक्वन हेतु प्रयुक्त रसायन कौन सा है, एथेफॉन। कौन सा, एथेफॉन एक प्रकार का ये कह लीजिए दवा है या रसायन है जो फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये जो किसान लोग हैं ये जानते हैं। आगे है शकरकंद का संग्रह अंग है ये जड़, शकरकंद एक जड़ है और एक पौधे के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, वो शोषण करता है, शोषण में क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो लेता है। और मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल, जितने भी जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं वो मांसल होते हैं, आपने नागफनी देखा होगा। आगे है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है कहाँ पर, शैवालों से, शैवालों से बहुत अधिक ऑक्सीजन उत्पादित की जाती है। अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो क्लोरेला, जो क्लोरेला होता है, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में इतनी दिक्कत होती है ना, मतलब हड़बड़ाहट हो जाती है। जो क्लोरेला होता है वो बहुत ही कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे है वनस्पति नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है उसका आविष्कार किसने किया था, कैरोलस लीनियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है और बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अंतः जाइलमी जो इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है किसमें, स्ट्रिकनो में, स्ट्रिकनो में अंतः जाइलमी ये फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं, कौन सा, ये रबड़ का पौधा जो होता है वो अकार्बनिक पौधों से अपना भोजन बनाते हैं। और फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है नट। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था, तंबाकू, तंबाकू सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था। और लहसुन में क्या पाया जाता है, एलिसिन, एलिसिन जो है वो लहसुन में पाया जाता है। और दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं उनमें गुलाबी रंग किससे पैदा होता है, तो राइजोबियम से पैदा होता है। दलहनी फसलों की जड़ों में जो गुलाबी रंग होता है वो राइजोबियम से होता है। आगे है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक क्या है, तो सबसे अधिक आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। और समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन से होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। आगे प्रकाश संश्लेषण है इसका कारण है कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख कारक है। और आगे है वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण ये हम सब जानते हैं, इसमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है, किसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, ऊपर हम देख चुके हैं ये चीज़ मिलान करने वाले में। प्रकाश संश्लेषण के सी चक्र को सर्वप्रथम किसने खोजा था, किसमें खोजा गया था, तो ये मक्का में खोजा गया था। जो प्रकाश संश्लेषण में एक सी चक्र होता है वो मक्का में खोजा गया था। और पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है, क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो प्रदूषण कैसे होगा इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मिलान करना है उत्पाद और उसमें कौन से स्रोत पाए जाते हैं, तो अफीम, अफीम जो है वो फल से प्राप्त होता है, ठीक है। हींग जड़ से प्राप्त होता है, रबड़ तना से प्राप्त होता है और कुनैन छाल से प्राप्त होता है, ओके।
चलिए पादप और उनके कार्य, पादप हार्मोन्स और उनके कार्य देख लेते हैं। तो ऑक्सिन का क्या कार्य है? शिखर की प्रधानता। और जिब्रेलिन का क्या कार्य है? कोशिका वृद्धि। साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? कोशिका विभाजन। और ऑब्सिसिक अम्ल का क्या कार्य है? वृद्धि अवरोधक। वृद्धि अवरोधक जो है वो ऑब्सिक अम्ल का कार्य है। अब जीवाणु, विषाणु और कवक से जितने सवाल पूछे गए हैं उन्हें जल्दी से देख लेते हैं। घात करो और छिप जाओ, इस नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? आरएस विषाणु। क्या नाम है? आरएस विषाणु। और बीटी कपास जो एक जीन उत्परिवर्तित फसल है, इसमें बीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो बैक्टीरिया का नाम है बीटी। बीटी जो है एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। और दूध को दही में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया उपयोगी होता है वो कौन सा है? लैक्टोबैक्टीरिया, ठीक है, या लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। और जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं क्या? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड एवं क्लोरामीन। जल को अगर जीवाणु से मुक्त करना है तो ओजोन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और क्लोरामीन का प्रयोग भी किया जाता है। एड्स क्या है? एड्स विषाणु से होता है। एड्स विषाणु से होने वाला रोग है। और एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में जो खमीर उठाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी जो है ये खमीर उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है साल्क टीका किससे संबंधित है? तो पोलियो संबंधित है, क्योंकि इसकी खोज जोनस साल्क ने की थी, जोनस साल्क ने। और जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है, इसका कारक क्या है? वायरस की वजह से होता है। और आगे है पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो किससे फैलता है? ये रेनो वायरस से फैलता है। रेनो वायरस से पैथोजीन फैलता है। और पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और दूषित जल से। पोलियो का वायरस दूषित भोजन और दूषित जल से प्रवेश करता है। सूक्ष्म बैक्टीरिया को देख सकता है, क्या है? कंपाउंड। कैसे देखा जा सकता है? तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, ठीक है, या दूरबीन के द्वारा। कंपाउंड दूरबीन के द्वारा सूक्ष्म बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। एक जीव को ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है, वह क्या है? वह है सैक्रोमाइसीज, जो ऊपर हमने देखा था एल्कोहल में खमीर खाने के लिए, ठीक है। और रसेदार जो सब्जी होती है उसमें प्रयोग होने वाला मशरूम। मशरूम क्या है? मशरूम एक फंगस है, कवक है, ठीक है, खाने योग्य कवक है। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वह है यीस्ट। खमीर उठाने के लिए अभी हमने ऊपर देखा ना, वो एक यीस्ट है। और सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। अदृश्य भाग से कुछ बैक्टीरिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। और एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है। एजोला एक जलीय फर्न है। और अनुवांशिक विकार है क्या? अधि रक्तस्राव, हीमोफीलिया, इसको हीमोफीलिया कहते हैं। भोजन का विषाक्त होना उत्पन्न होता है क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज के संदूषण से, ठीक है। जो बाटुलिज्म होता है ना वो क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज के संदूषण से होता है। और आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 और विटामिन के। जो आंत में जीवाणु पाए जाते हैं उनसे विटामिन के और विटामिन B12 संश्लेषित होता है। खमीर एक उदाहरण है किसका? कवक का। और सबसे जहरीला कवक कौन सा है? एसेनिटा फैलाइडीज। एसेनिटा फैलाइडीज एक सबसे जहरीला कवक है, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन के स्थिरीकरण नहीं करता है कौन? माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। और वह रोग जो वायरस के द्वारा नहीं होता है वह है क्षय रोग। ये हम देख चुके हैं, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और जीवाणु द्वारा नहीं होता है क्या? खसरा। खसरा वायरस के द्वारा होता है। और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखे जाते हैं क्या? वायरस। वायरस को देखना है तो आपको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रयोग करना होगा। और जीका वायरस जो है वो जनक है किसका? माइक्रोसेफेली रोग का। माइक्रोसेफेली रोग जीका वायरस का, मतलब जीका वायरस जनक है माइक्रोसेफेली रोग का। अब प्लेग किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से। एड्स किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से। गंजापन कवक की वजह से। और मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। चलिए अब उर्वरकों से जितने सवाल पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। फास्फेटिक जैव उर्वरक है ये वैस्कुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। और वह जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है क्या? नीला हरा जो नील हरित शैवाल होता है वो नाइट्रोजन के जैविक नाइट्रोजन से संबंधित है। धान में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है क्या? नील हरित शैवाल। ये कई बार पूछा गया है। एक फसल जिसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल का प्रयोग होता है, हम बहुत पहले देख चुके हैं। धान की फसल में प्रयोग होता है, ठीक है। आगे है फसलों के उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है किसके द्वारा? उर्वरक की मात्रा के बराबर, उर्वरक की जो मात्रा के बार बार प्रयोग के द्वारा ऐसा करके किया जा सकता है, ठीक है। और सिरका एक जलीय घोल है किसका? एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का एक घोल है सिरका।
आगे है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। एक खरपतवारनाशी क्या है? ये 2,4-D 2,4-D जो एक खरपतवारनाशी है, दवा का नाम है। और एक जैव उर्वरक का स्रोत है एजोला। एजोला जो है एक जैव उर्वरक का स्रोत है। अब इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी थे जिन्हें विविध में रखना पड़ा, किसी चैप्टर में समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने विविध में उनको रख लिया है, वो देख लीजिए। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज शहद का प्रमुख घटक है। जो फल की शर्करा होती है ना, उसे भी फ्रैक्टोज कहते हैं। आगे है वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है, परंतु इसका हम अनुभव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। हमारा जो रक्त है वो हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से अधिक दबाव डालता है हमारे अंदर, इसीलिए हम वायुमंडलीय दबाव का अनुभव नहीं करते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो हम इसको ऊपर पहले भी देख चुके हैं। कैप्सेसिन उपस्थित कारण, कैप्सेसिन की उपस्थित कारण मिर्च की तीक्ष्णता होती नहीं होती, कड़वा होता है। और चाय और कॉफ़ी दोनों में उपस्थित रहता है कैफीन। कैफीन जो है वो चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। अदरक का खाने योग्य भाग कौन सा है? रूपांतरित तना। रूपांतरित तना जो है वो अदरक का खाने योग्य भाग है। और तालाबों में मच्छरों के जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है किसका? मछलियों का। मछलियों का प्रयोग तालाबों में मतलब मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है, क्योंकि वो अपने अंडे पानी में देते हैं। और रडार प्रणाली पाई जाती है किसमें? चमगादड़ में रडार प्रणाली पाई जाती है। वो हाइपरसोनिक आवाज़ें निकालते हैं और उसी से अपना मतलब, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, इसलिए वो हाइपरसोनिक आवाज़ें निकाल के उससे अपना परिवहन करते हैं। वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है वह है तिलचट्टा। और क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं कम से कम कौन सी है? मैग्नीशियम और आयरन। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो क्या है? वो रीछ होते हैं। भालू नहीं, वो रीछ होते हैं। ठीक है। आगे 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है क्या? पेरेग्रिन फाल्कन। पेरेग्रिन फाल्कन जो है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है। और अंतिम है कीटों से प्राप्त नहीं होता है क्या? मोती। मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो बायोलॉजी में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे उन सभी को चैप्टर वाइज यहाँ पर कवर कर लिया गया है। आगे जो भी होगा वो आगे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।